बुंदेलखंड के ख्यात लोकवेद लेखक, नाटककार, कहानीकार, कवि डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की स्मृतियों को अक्षुण्य बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित प्रसंग नर्मदा आयोजन समिति के द्वारा बीते रोज केयर इंग्लिश स्कूल के सभागार में साहित्य का वर्तमान परिदृश्य विषय पर केंद्रित विचार विमर्श संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वरिष्ठ लेखिका, स्त्री विमर्शकार, स्तंभकार, समालोचक तथा साप्ताहिक प्रवीण प्रभात में बतकाओ बिन्ना की नाम से स्तंभ लिखने वाली डॉक्टर सुश्री शरद सिंह रहीं, जबकि अध्यक्षता आचार्य हिंदी विभाग एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग डॉक्टर हरिश्चंद्र गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां वाणी तथा लोकविद डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। अतिथियों का पुष्पहारों व पुष्पगुच्छों से स्वागत श्रीमती कोमल टिकरिया, किरण गुप्ता, अर्चना कटहल, रूबी टिकरिया, मनीष दोसाज, प्रवीण गुप्त, संजय खरे, संजू, रवि गुप्ता, जयदीप ब्रजपुरिया, राकेश रूसिया, नवीन टिकरिया आदि ने किया। शब्द सुमनों से स्वागत करते हुए संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर बहादुर सिंह परमार ने कहा, आदरणीय शरद जी आज की मुख्य अतिथि हैं। सभागार में मौजूद प्रसंग नर्मदा से जुड़े हुए सारे लोग, सब हमारे भाई हैं, बहन हैं, यहाँ के लोग हैं, सबकी तरफ से अध्यक्ष के नाते आदरणीय और आदरणीय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बहुत दिनों का अंतराल हो गया। अब हम सब जानते हैं इस समय कोरोना का महामारी का प्रकोप, इसलिए 2 साल का अंतराल आया। इसमें सारे हर क्षेत्र में, चाहे साहित्य का हो, चाहे नर्मदा का हो या आर्थिक जगत हो, कुछ हस्तियों को छोड़ करके जिनके ग्रोथ रेट 300% तक बढ़े हैं, बाकी लोगों के ग्रोथ रेट अफगानिस्तान माइनस में गए हैं, विजन भाई जानते हैं सब चीज़। तो वो सब चीज़ों को करते हुए क्योंकि साहित्य के ऊपर चर्चा हो, आदरणीय दादाजी को जिनके नाम से हम सब लोग कार्यक्रम करते हैं, तो उनको स्मरण यहाँ करना चाहिए। आदरणीय नर्मदा प्रसाद जी को जो हम सब लोग प्रेम से दादाजी कहते हैं, दादाजी का जीवन जीता जागता एक पूरा का पूरा बुंदेलखंड को समर्पित, साहित्य को समर्पित ऐसा व्यक्ति था। वो सोचते वही थे, करते थे, लिखते थे, ओढ़ते थे साहित्य को। ये सारी चीज़ें मेरी किसी में थी दादाजी की जीवन पद्धति, उनकी आलोचना की दृष्टि, उनका काम अपने आप में हमको भारत ही नहीं चाहे विश्व के लोक में अपने आप में अनुभव, क्योंकि लोक की जो व्यापकता है, चाहे अफ्रीका का लोक हो, यूरोपियन हो, रशियन हो, इंडियन हो, उसकी एक जो दृष्टि है उसको लेकर के जो आदरणीय नर्मदा प्रसाद जी ने काम किया है, लोक का लोकत्व का भाव जो है वो अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है। और उनकी जो पुस्तकें हैं, जो अभी प्रवीण प्रभात में लगातार एक पुस्तक महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं, लोक संस्कृति लोक संस्कृति इतिहास, उसका धारावाहिक रूप में छप रहा है और अद्भुत किताब जो राधा कृष्ण से छपी थी अब प्राप्त है। और उसके अलावा उनकी किताबें चाहे आदिवासी लोक में छापी हों, चाहे अपने स्वराज संस्थान में छापी हों या अन्य अन्य संस्थानों से छपी हों, उनके आर्टिकल्स, उनके आलेख के साथ साथ उनकी पुस्तकें हम सबके लिए, पापे अध्येताओं के लिए सारे सौभाग्य की बात है कि आज बतकाओ बिन्ना का यहाँ पर लिखने वाली, उन्होंने भी कोरोना की मार झेली। आप याद आती वर्षा जी दीदी थी, उनको खोया, मम्मी जी नहीं, इस जीवटता में साहित्य ने ही उनको सहारा दिया, क्योंकि साहित्य ही है जो लगातार चाहे बतकाओ बिन्ना का लिख रही हो, चाहे कहानी लिख रही हो, चाहे सीरियल्स लिख रही हो, चाहे समीक्षा लिख रही हो, तो जिंदा रख करके उनको बरचाए हुए। अभी नीरज भाई कह रहे थे कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो क्या हो गया है हमारे समाज में? बहुत सारे संकट है, तो चर्चा मैं नहीं करूँगा, लोगों को सुनेंगे। रूप बदल गए सोशल मीडिया में, साहित्य ने बहुत की बात कर रहे थे, पुलिस की बात कर रहे थे, प्रिंट से अब हम सॉफ्ट दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में आ गए हैं। आज अनेक वेबसाइट के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से, लिटरेचर के नए नए फॉर्म के माध्यम से कविता पढ़ी जा रही है, कहानी पढ़ी जा रही है। लेकिन हम ये संक्षेप में बात कहें कि लेकिन संवेदना तुलनात्मक दृष्टि से छीज रही है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। आज संवेदना से ही मनुष्यता छीज रही है। हम स्वकेंद्रित होकर के, अर्थ केंद्रित होकर के इस मनुष्यता से पराभव की ओर जा रहे हैं। ये चिंता की बात हमारी पीढ़ी के लिए
है हमारे आने वाले भविष्य के लिए। हम पर्यावरण से खेल रहे हैं, हम भविष्य में क्या देने जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही अक्षर प्रश्न है आज के साहित्यकार के सामने और एक जागरूक नागरिक के नाते आप सबके सामने, जिन पर हमारा चिंता करना या उससे रूबरू होना कहीं ना कहीं हम सबका दायित्व बोध है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। बहुत सारी बातें हैं, मैं यहाँ पर बातों को यही विराम देते हुए आदरणीय शरद जी को सुनेंगे। त्रिपाठी जी दोनों विद्वान विद्वान हैं, अपने आप में ज्ञान के भंडार हैं। मैं पुनः सारे छतरपुर की ओर से, समिति की ओर से आपको पधारने के लिए साधुवाद, इस कार्यक्रम में समय देने के लिए हमें से आभारी है। धन्यवाद। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं डॉक्टर सुश्री शरद सिंह ने इस अवसर पर कहा कि आज साहित्य में अनेक विमर्श एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे स्त्री विमर्श, थर्ड जेंडर विमर्श, आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, वरिष्ठ जन विमर्श आदि। विमर्शों ने साहित्य को समृद्ध किया है, क्योंकि जब विमर्श होते हैं तो विचारों का विस्तार होता है। इसी तरह साहित्य भी आज विभिन्न मुद्दों पर लिखा जा रहा है। हिंदी में शोधात्मक साहित्य जमकर लिखा जा रहा है। इसे देखते हुए यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि साहित्य का वर्तमान परिदृश्य भविष्य की सही नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि आज वे रचनाएं लिखी जा रही हैं जिनका सीधा सरोकार समाज से है, आम जन से है, और यही वर्तमान साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो तमाकू के
पार्टिकल्स है वो होते हैं, बिखरते हैं। मैंने वो दृश्य देखा जो मैंने फिर बाद में प्रकाशक को विवश किया कि उसी फोटो को आप कवर पेज पे लगाए कि एक दुमुहा बच्चा शिशु उसको गोद में माँ लेके बैठी है, वो वीडियो बना रही है। अब सोचिए कितने पार्टिकल्स उस बच्चे के सांसों में जा रहे हैं, वो बच्चा कितने दिन जी पाएगा। और माँ बेखबर है, वो तो ये सोच रही कि मैं इस बच्चे को पालने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, पैसे जुगाड़ रही हूँ। तो ये जो चीज़ है, जब हम इसको सामने लाएंगे, प्रकाश में लाएंगे, तब लोगों का ध्यान भी जाएगा। और अगर 2-4 लोगों का भी ध्यान जाता है तो मतलब कुछ तो एक कदम सही आगे बढ़ना। तो जो विमर्श है वो महत्व रखते हैं। सवाल स्त्री विमर्श एक नारेबाजी पर नहीं, कुछ लोग उसको नारेबाजी में ले जाते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर चीज़ का अच्छा पहलू भी होता है, बुरा पहलू भी होता है। अच्छा पहलू देखिए, उस पर काम करिए। और मैं तो विमर्शों को बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ और ये मानती हूँ कि उससे जो वर्तमान परिदृश्य है साहित्य का बहुत समृद्ध हुआ है। बल्कि एक मैं नया विमर्श इसकी चर्चा शुरू कर चुकी हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ, जो इस समय बहुत ज्वलंत चीज़ है कि इसमें साहित्य के जरिए जलवायु परिवर्तन विमर्श ये भी आना चाहिए। क्लाइमेट चेंज का जो विमर्श है ये भी साहित्य में आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्थितियाँ देख रहे हैं हम, आप मौसम बदल रहे हैं, सारे जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, आधी दुनिया तप रही है। हम आप अखबार में पढ़ते हैं अमेरिका में भीषण गर्मी पड़ रही है, इंग्लैंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। नासा वहाँ से जो चित्र भेज रहा है उसमें आधी धरती लाल दिखाई दे रही, नीली दिखने के बजाय जो ब्लू प्लेनेट था वो रेड प्लेनेट दिख रहा है। यहाँ के मौसम में तब्दीलियाँ आ गई हैं, सही समय पे बारिश नहीं होती है, भूजल स्तर नीचे जा रहा है, प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? एक साहित्यकार होने के जरिए बातें, साहित्य के दर्पण तो हम बन रहे हैं, लेकिन उस दर्पण के साथ एक काम और करना जरूरी है कि उसमें हम सुझाव के हल भी रखें और उस चीज़ को भी दिखाएं कि जो आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर सके। तो ये जो जलवायु परिवर्तन विमर्श है, या इसको संक्षेप में जलवायु विमर्श भी कह सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, जिसपे अब लिखा जाना चाहिए। शुरुआत हो चुकी है, कई लोग लिख रहे हैं। मेरी अभी हाल में ही एक किताब भी आई है, 7 तारीख को वो लॉन्च हो रही है। हालांकि वो मैंने चूँकि अभी नए बच्चों को केंद्र में रख के लिखा है, इसलिए अंग्रेजी में है वो, उसका बहुत जल्दी अनुवाद या तो मैं करवाऊँगी हिंदी में, या कि मैं खुद ही नई किताब लिखूँगी हिंदी में। क्लाइमेट चेंज वी कैन स्लो द स्पीड, कि हम क्लाइमेट चेंज की स्पीड को कम कर सकते हैं अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। इस तरह से बहुत सारे विमर्श हो सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है और जो साहित्य के जरिए आ सकते हैं। साहित्य का मतलब लकीर या फकीर नहीं है कि हम बार बार वही अनुशीलन करते रहें जो हमारे पूर्वज लिख गए। अब वो अनुशीलन को छोड़कर आगे की बात करना बहुत जरूरी है। तो ऊपर बहुत होना चाहिए, क्योंकि धैर्य नहीं है। साहित्य रचना हमेशा साहित्य सृजन धैर्य मांगता है, और जो सोशल मीडिया में चल रहा है इस समय लेखन कार्य, उसमें धैर्य का नामो निशान नहीं। सिर्फ लाइक कमेंट, और लाइक कमेंट की हकीकत क्या है आप हम सब जानते हैं। पूरी रचना भी कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ संबंध देखता है कि अच्छा हाँ इन्होंने अभी पोस्ट किए, लाइक तो करने का। रचना में क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं। लाइक कर दिया, कमेंट हाँ बहुत खूब नाइस, मतलब बड़े पेटेंट कमेंट है वही चलते रहते हैं। और उसके बाद कुछ रचनाकार पूरे नहीं समझाते कि हमें तो 500 लाइक मिल गए, हमें तो 1000 लाइक मिल गया, मतलब हम एक स्थापित साहित्यकार बन गए। उसके बाद जल्दी से उनकी एक किताब किया जाए, और जब वो किताब किसी समीक्षक के पास पहुंचती है, अब मैं इसको अपना दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ, मैं भी समीक्षा करती हूँ, हर हफ्ते एक किताब की समीक्षा करती हूँ, समीक्षा में कॉलम में देती हूँ, तो मुझे भी ऐसी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। कभी तो बहुत अच्छी किताबें आती है, जब लगता है पढ़ने के अपना समय मैंने बहुत अच्छा बिताया, और कई बार ऐसा लगता है कि इस किताब को लिखने वाले ने वो लिखा नहीं लिखता तो शायद साहित्य का ज़्यादा खुला करता। तो ये स्थिति होती है। पहले
जो होता था, जिस दौर से हम लोग गुजर के आए हैं, कोई बहुत पुराने ज़माने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम लोग अपनी रचनाएँ लिखते प्रिंट मीडिया में भेजते थे, जहाँ संपादक उसको जांचता, अच्छी हुई तो ठीक है, नहीं तो डस्टबिन में, नहीं तो सकेत वापसी को पकड़ी है, जिसके लिए खुद लिफाफा और मुद्दन पे भेजना पड़ता था। लेकिन वो प्रक्रिया भले दुखदायी थी, क्योंकि जब रचना वापस आती थी बड़ा शौक लगता था, लेकिन भले दुखदायी थी, लेकिन वही प्रक्रिया मांझती थी रचनाकार को। ये बताती थी कि उसमें क्या कमी है, कहीं तो कोई कमी है, इसीलिए रचना वापस आई। अब ये कमी बताने वाला कोई नहीं, और अगर अब कमी बता भी दी जाए किसी को, तो उसको लगता है ये 5000 लाइन मिले, 500 कमेंट मिले, और ये कहते हैं कि इसमें रचना खत्म नहीं है, इसका मतलब बहुत गलत है। तो ये जो है सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि इस तरह की चीज़ों से जल्दबाजी से बचने की जरूरत है नवोदित रचनाकार को, जल्दबाजी में ना पड़े। रचना सृजन करना अच्छी बात है, मन में भावनाएं उठ रही हैं, उसको लिपिबद्ध करना, उसको सबके सामने रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको मांझना भी जरूरी है, उसका परिष्कार भी जरूरी है। ऐसे ही नहीं रखा जा सकता है। आपने गार्निशिंग तो बहुत अच्छी कर दी किसी डिश की, और परोस किया, लेकिन मैंने वेस्ट नहीं किया है उसका कि उसमें नमक कम है, शक्कर ज़्यादा है, क्या है, और खाने वाले जब खाएगा तो उस पर क्या बीतेगी, ये सोचना जरूरी है। आशाजनक बात ये है कि जो मैं समग्र परिदृश्य देखती हूँ साहित्य का, मुझको लगता है कि पिछले समय से काल या भक्ति काल या और पिछले कथा काल, इन सब कालों को छोड़ दिया जाए तो ये जो आधुनिक काल है, इसमें जो सबसे अच्छी बात हुई है वो है विमर्श। विमर्शों की जो एक परंपरा हिंदी साहित्य में आई, उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, चाहे वो दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो, वरिष्ठ जन विमर्श हो, थर्ड जेंडर विमर्श हो, इन सभी विमर्शों ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि उस विषय विशेष पर सोचने के लिए विमर्श किया है, ध्यान केंद्रित किया है, जिनका ध्यान उसको नहीं भी जा रहा था। जैसे थर्ड जेंडर विमर्श को ही ले लीजिए, थर्ड जेंडर के बारे में एक जो छवि आती है कि कोई घर में बच्चा होगा या कोई ऐसा समय रहेगा तो आएंगे ताली बजाते हुए, आपसे 5000 10,000 जो भी उनका होगा वो लेंगे और दुआएं लेके चले जाएंगे। दुआएं नहीं मिल पाएंगी तो आप डरते रहेंगे कि ये तो शांत ले गए हैं, अब सब गड़बड़ है। मतलब सिर्फ ये एक छवि, लेकिन वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी मनुष्य है, उनकी भी अपनी ज़रूरतें हैं, वो भी हम आप जैसे हैं। थोड़ा सा बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है वो घर है, लेकिन समाज में उनको भी एक प्रतिष्ठा की ज़रूरत है, और ये बात वो कहते हैं तो सुनी नहीं जाती। इसलिए ये ज़रूरत महसूस की गई कि दूसरे लोग भी जो अदर जेंडर्स के हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जब उनके पक्ष में बात करेगा तो उस बात पे ध्यान जाएगा। स्त्री विमर्श की बातें तो होती रहती हैं, और उसमें ये अच्छी बात है कि पुरुष भी स्त्री विमर्श में समर्थ है, शामिल होते हैं। हो सकता है, षड्यंत्र भी हो सकता है, कह सकते हैं आप। क्योंकि देखिए हर चीज़ का लोग लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस विषय पर चर्चा तो हो रही है। मैं इस चीज़ को देखती हूँ, आप गिलास को आधा भरा देखिए, आधा खाली देखिए, मैं आधा भरा देखती हूँ कि आखिर चर्चा तो हो रही है। स्त्रियों की जो समस्याएं हैं वो सामने तो आ रही हैं। जैसे मैंने अपना उपन्यास लिखा पिछले बनने की औरतें, बेड़िया समाज की जो महिलाएं हैं, स्त्रियाँ हैं, बेड़नी हैं, जो राई नृत्य करती हैं, उनकी क्या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनको समाज में इज्जत क्यों नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें मैंने शोध करके उनके साथ कई दिन मैंने गुजारे, उनके बीच में रही, और तब मैंने उसको महसूस करके, उनकी पीड़ा को महसूस करके लिखी। तो यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जब कोई लेखन करता है नवोदित लेखक, तो उसको थोड़ा सा जमीन से छूकर भी लिखना चाहिए, सिर्फ राइटिंग पे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने कहा, साथी मेरे छोटे भाई, और मैं ये कहूँ कि इस छतरपुरी क्या बुंदेलखंड की एक पहचान देने वाले डॉक्टर बहादुर सिंह परमार जी,
बहुत सुंदर संचालन और बहुत ही विचारोत्तेजक संचालन कर रहे हमारे युवा साथी, आप सब जिन्होंने इस आयोजन के लिए समय दिया, सुनने के लिए आप आए और मन में बहुत सारी इच्छाएं, आपके मन में साहित्य के प्रति प्रेम है, तो आप सभी यात्रीजन, बहुत सारे सवाल आप लोगों ने खड़े कर दिए। इन सवालों से गुजरना, इनके उत्तर तलाशना ये वर्षों का काम है और ये काम निरंतर चल भी रहा है। लेकिन मैं कुछ बातें कहूँगा कि बहुत दुखद अगर मान लीजिए है कि ये सोशल मीडिया, फेसबुक और तमाम जो इसमें और भी आयाम हैं, ये है ट्विटर है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी हुआ। देखिए ये तो हर ज़माने में था कि जो प्रिंट मीडियम में एक ख़राब सा उदाहरण दूँ अगर, तो मेरे यहाँ बहुत सारी पत्रिकाएँ आती हैं, बहुत सारी किताबें आती हैं, ख़राब उदाहरण दे रहा हूँ, और उसमें जब मुझे कुछ नहीं मिलता है तो वो पता लगा कि 1.5 क्विंटल उठा के हमने कबाड़ी को दे दिया। बहुत ख़राब है ना, नहीं करना चाहिए। आखिर वो भी लेखक है, उसने लिखा है, तो ये सवाल वही जो आपने खड़ा किया है कि हमारे वो काम का क्या है। अगर पूज्य दादाजी जैसा कोई लिख रहा है तो आदमी ढूंढ के उसको अपने लाइब्रेरी में रख रहा है। शरद जी लिख रही हैं, आप लोग लिख रहे हैं, जो अच्छा है, बेहतर है, जिसकी तलाश आज भी है। आज भी हम 20वीं शताब्दी के और उस ज़माने में भक्ति काल के बहुत सारे लेखकों को ढूंढते हैं कि लाइब्रेरी मिल जाए तो उसे पढ़ें। बहुत ज़माना हो गया पढ़े हुए, तो कामायनी पढ़ डालें, राम की पूजा पढ़ डालें, भारतेंदु को पढ़ डालें, तमाम बातें। क्यों? बड़ा प्रश्न है। तो ये सब साधक थे, पूरी जिंदगी को कुर्बान करना जानते थे। अगर कुर्बानी नहीं है, समर्पण नहीं है, तो नहीं हो सकता है। इसका एक उदाहरण मैं दूँगा कि कथाकार अमृतलाल नागर, जिनके साथ मैं लगभग 15 साल उनके साथ रहा, बहुत कुछ सीखा, उन पर काम किया था मैंने। उनका एक संस्मरण है, शरदचंद्र के साथ एक छोटा सा संस्मरण है कि जब वो 15 साल के थे, एक बच्चा, यानी देखिए सीखना कैसे होता है और समर्पण कैसे होता है, तो वो अकेले शरदचंद्र से मिलने बंगाल गए। 14-15 साल का बच्चा अमृतलाल नागर उनसे मिलने जाता है, क्योंकि उस समय शरदचंद्र शिखर पर थे और उनके पास जाता है। तो शरदचंद्र के पास, वो बीमार अवस्था में थे, उनके पास कुछ बातें हुई। उन्होंने जो बात कही उसमें बहुत सारी बातें जो उनके पारिवारिक संदर्भ की हैं, तो उसमें जो बड़ी बात कही, जिसकी ओर आप लोगों ने भी संकेत किया कि जो लिखो अनुभव से लिखो, जो लिखो अनुभव से लिखो, और कल्पना से लिखना उचित नहीं है। तो उस समय वो बालक थे, कुछ बातें उनकी समझ में आई, लेकिन जब प्रेमचंद ने उनके, ध्यान दें, प्रेमचंद ने उनके कहानी संग्रह वाटिका पर एक पत्र लिखा उनको। उन्होंने वाटिका, अमृतलाल नागर ने वाटिका जो पहला काव्य संग्रह, कहानी संग्रह था, जो भेजा, तो उसमें उन्होंने लिखा कि तुम्हारी वाटिका के कुछ फूल मैंने सूंघे, सुगंध अच्छी सुगंध है, लेकिन इसमें यथार्थ का अभाव, यानी यह जीवन का जो यथार्थ है, जो रियलिटी है, जो रियलिस्टिक है, जो जिसे भोगा हुआ सत्य, तो ये छठे दशक में ये सारी बातें आई, भोगा हुआ सत्य, और अब तो फिर विमर्शों में भोगा हुआ सत्य और बिन भोगा हुआ सत्य सब शामिल है। तो फिर उसके बाद उस प्रेरणा से, प्रेमचंद की प्रेरणा से, वो बच्चा जो 15-16 साल का है, वो एक वेश्याओं के जीवन पर एक कहानी लिखता है। ये आवत जाति शिल्पन परत निशान, बहुत पुराना डायलॉग है, लेकिन ये सच्चा डायलॉग है। हम सभी इसी तरह से आगे बढ़े हैं। तो मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, आप सब प्रबुद्ध जन हैं, और दादाजी जैसा यहाँ एक व्यक्तित्व रहा, जिसको हम लोगों ने देखा तो नहीं, लेकिन उनके बारे में, उनका गुणगान, उनके लेखन को पढ़ा है, देखा है। बहादुर सिंह जैसे लोग हैं, शरद सिंह जैसे लोग, आप सब जैसे लोग हैं, तो सब काम कर रहे हैं। सुपरहिट फिल्म बनती थी कि जो गोल्डन जुबली होती थी, 50 सप्ताह, कल्पना करें, 50 सप्ताह, सिल्वर जुबली होती थी 25 सप्ताह, कहाँ हो रही है? आती है, जब तक मन बनाते हैं चली गई, उतर गई। ये जमाना है ना। तो जमाना इतना तेज है, तीव्र है,
इस ज़माने में हमें तेज़ी से आगे बढ़ना है और जो कुछ हमारे पास है उसको सामने रखना है। अभी कल ही कोई बता रहा था कि वो आमिष त्रिपाठी, एक नया लड़का आता है और आमिष त्रिपाठी शिव पर और सीता पर और किन पर उपन्यास लिखता है और वो ब्रांड एम्बेसडर बनकर इस समय लंदन में ऐश कर रहा है कहूँ या लिख रहा है कहूँ, जो भी कह रहा है, लड़का कल का क्या है। अब आप कहेंगे नहीं सर वो तो बहुत अच्छा नहीं लिखता, लेकिन वो है जलवा। चेतन आनंद आया और चमक गया, चेतन भगत आया और चमक गया। तो ऐसी प्रतिभाएं भी हैं। तो एक तपस्या से भी है, एक अपने जो भी है भाग्य कहे या जो भी कहे या उस लेखनी की ताकत ऐसी है कि प्रेमचंद वो गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 3 कहानी पर अमर हो गए। यहाँ 30 कहानी लिख डालो तो एक भी अमर होने वाली नहीं है। तो ये संकट सभी रहा है। इस संकट को देखते हुए हमें हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं, हमारे जो साहित्य की पूरी विरासत की वसूल है, हमारे जो सबक हैं जीवन के, हमारा जो मिशन है, मिशन नहीं रह गया है। पुरस्कार पाने के लिए भी लिखा जा रहा है, बहुत सारे दंड भी हैं, जुगाड़मेंट भी है, तो वो सब चिंता न करें, लेकिन सच्चे लेखक की तरह लिखें और समस्याएं मौजूद रहेंगी। समस्याएं तुलसीदास के सामने भी थी, कबीर के सामने भी थी। अगर समस्याएं नहीं है, चुनौतियां नहीं है, तो काहे के लेखक? उन्हीं से मुठभेड़ करना है। चुनौतियां और बढ़ती जाए, मैं कहता हूँ, चाहे वो राजनीति की हो। लेकिन मित्रों, जो क्लाइमेट चेंज की बात कही है या जो संवेदना की बात बहादुर सिंह जी ने कही है, ये जरूर ये पहलू चिंता का है कि हम अपनी संवेदना को कैसे बचाएं, हम अपने परिवेश को कैसे बचाएं। विषय आ रहे हैं, छोटे विषय। हमारे लेखकों ने बहुत बड़ा काम किया है कि उन जगहों पर, उन लोगों पर, उन अंधेरे खोहों में जाकर जीवन की तलाश की है जहाँ कहीं कल्पना नहीं की थी। तो चाहे वो जेल हो, चाहे वो पूर्वोत्तर का समाज हो, चाहे वो दक्षिण, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो, तो ये बड़ा काम हो रहा है। हमारा लेखक समाज का एक प्रहरी की तरह काम कर रहा है, बड़े दायित्व के साथ काम कर रहा है। उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसको पढ़ा जाना चाहिए। और पाठक जो है वो अगर हमारे साथ है तो हम लेखक हैं, पाठक नहीं है तो हम कुछ भी रहे, लेखक नहीं है। तो हमें पाठक भी तैयार करना है। अगर उदय प्रकाश बड़े लेखक हैं, पर उदय प्रकाश की कहानियां कौन समझेगा? वास्टिंग बिचूल का साण क्या है, कौन समझेगा? पीली छतरी वाली लड़की तो समझ में आती है। तो ये एक कई तरह के पाठक, एक तो ठीक है साहित्यिक है, हम सबके लिए है, एक वो है जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, एक वो है जो चाहते हैं पढ़ना। तो बहुत सारे पाठक के वर्ग हैं। हमें पाठक तैयार करना है। अगर पाठक हमने नहीं तैयार किया तो आप अपने कमरे में लिखें, चाहे जहाँ लिखें, लेकिन रचना में अगर दम है और रचना में ताकत है तो पाठक भी उसके साथ जुड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, हम सब प्रबुद्धजन है, सब जानते हैं। जो मैं कह रहा हूँ कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चिंता ये होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए कि हम साहित्यकार और पाठक दोनों मिलकर समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर दे सकते हैं। ये चिंता हमारे भीतर हमेशा बनी रहना चाहिए। ये चिंता अगर रहेगी तो साहित्यकार भी जिंदा रहेगा, समाज के सवाल भी जिंदा रहेंगे और उसका उत्तर भी हमारे पास आएगा। तो हम उत्तर की तलाश में खड़े हुए लोग हैं। वो उत्तर साहित्य के रास्ते से आए, वो राजनीति के रास्ते से आए, वो सांस्कृतिक मंच से आए, कहीं से आए, उत्तर चाहिए हमें। तो उत्तर ढूंढना ही सबसे बड़ा सवाल है लेखक के लिए। हम साहित्यकार सभी मिलकर जो कर रहे हैं वो बेहतर समाज की कर रहे हैं। चिंताएं बहुत सारी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पहले एक इस स्कूल के जो सुषमा जी हैं, आदरणीय सुषमा जी, उनसे शिक्षा पर हम लोग की जो टॉक हुई बहुत जीनियस हुई। वो मुझे लगा कि एक गोष्ठी तुम्हारी यही हो गई। ये क्या है? एक महिला, पुराने जमाने की महिला जो आज के संदर्भ में बात कर रही है,
वो हिंदी भाषा को लेकर चिंता कर रही है, वो संवेदना को लेकर चिंता कर रही है, वो लेखक की चिंता कर रही है, दुनिया की चिंता कर रही है। ये जो बड़ा सवाल, ये जो बड़ी बात है, उस महिला में जो हमसे बहुत सीनियर है, तो वो जो संस्कार है वो हमारे भीतर आना चाहिए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। साहित्यकार जागता है और रोता है। जागने और रोने का तात्पर्य यही है कि उसकी चिंताएं हैं, उसके सारे सवाल हैं, उन्हीं को। तो मैं आज की इस गोष्ठी में, पूर्व में जो गोष्ठी में उनके सुपुत्र जी आ गए हैं, उनकी माता, इससे विमर्श हुआ, बहुत ताजगी भीतर महसूस हुई। सीखा मैंने 1 घंटे के वार्तालाप में, ये सीखने की कला खत्म हो गई है, ये भी होना चाहिए। तो बहुत इस मंच को मैं धन्यवाद देता हूँ और परम श्रद्धेय आदरणीय दादाजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके निमित्त, नर्मदा प्रसन्न के निमित्त हम आए थे आदरणीय भाई बहादुर सिंह के कार्यक्रम में, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि आज जब मुझे मिला, कुछ बातें कहने का अवसर मिला। आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। आभार प्रदर्शन करते हुए केयर इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर मनीष दोसांझ ने कहा कि हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए पौधे लगाना चाहिए। उन्होंने साहित्यकारों का आह्वान करते हुए कहा कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थिति आज बहुत जर्जर हो चुकी है। हमें इसे गोद लेकर इसके उत्थान का प्रयास करना चाहिए ताकि यहाँ रखी प्राचीन पांडुलिपियों को नष्ट होने से बचाया जा सके। कार्यक्रम के अंत में शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह प्रदान कर अतिथियों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन नीरज खरे ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी वीरेंद्र श्रीवास्तव, वीरेंद्र खरे अकेला, मौलाना हारून, प्रमोद सारस्वत आदि मौजूद रहे।